हर्षवर्धन जी, आपने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात करी कि भाई जो मकसद था उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो क्या आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस फैसले के बाद सरकार कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, या फिर जब अंतिम फैसला आने तक सरकार को इंतजार करना चाहिए? क्योंकि कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके जब नियम आ जाएंगे, कायदे कानून आ जाएंगे, तब तक हम इस पर अमल नहीं कर सकते। देखिए लक्ष्मण भाई, एक तो ये कि हम लोग जब आपके साथ बात करते हैं तो कभी ऐसा हुआ नहीं जिसकी बात हो वो बोले हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या इसी कारण मैंने दोनों लोगों को शांत कर दिया। हाँ, एक दूसरे पर बोलते हैं तो आपकी बात समझ में नहीं आती। आपके पास तर्क है तो थोड़ा रुक के बोलिए, सब लोग ध्यान से सुन। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि सरकार को बिल्कुल रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि सरकार ने कहा, सरकार की तरफ से बार बार ये आया, ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स हैं कि देश भर में वक्फ के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ, संपत्तियों की कब्जेदारी हुई, सरकारी संपत्ति से लेकर सामान्य जो निजी लोगों की संपत्तियां हैं उस पर कब्जा किया गया। उसको तब तक ठीक नहीं किया जा सकता है जब तक वक्फ बोर्ड में वो सुधार हो जिन सुधारों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। ठीक है, कुछ मामलों पर उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस पे मैं विजय शर्मा जी का रिएक्शन लूंगा। एक सवाल और आपसे पूछूं हर्षवर्धन जी, कि आपने जो कुछ एग्जाम्पल दिए जिसके बाद अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि वो पुराने एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी तारीख से कानून लागू नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, अतीकुर रहमान जी तो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बैठते हैं, अगर इस्लाम के आने के पहले किसी गांव में कोई मंदिर है और वहां वक्फ दावा कर रहा है तो सर जरा बताइए नहीं, ठीक है क्या? और मैं एक बात बार बार कहता हूं, देखिए ये सारा जो ये मतलब दूसरे तरह से कानून के दायरे में फंसाया जा रहा है वो अलग चीज है। ये गरीब मुसलमानों पर अमीर मुसलमानों का हमला है, इसको आप एक लाइन में समझिए। इसमें इस मूल बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। और इसीलिए अतीकुर रहमान जैसे लोग और दूसरी पार्टियां वो उसको छिपा रहे, क्योंकि गरीब मुसलमान को इससे लाभ होना चाहिए ना। अगर वक्फ अल्लाह के नाम पर हो रहा है तो किसके लिए? इस्लाम को मानने वालों के लिए। किस गरीब, गुरबा, यतीम, विधवा, अनाथ, किसके लिए किया? हाँ, ठीक है, ऐसा करते हैं हर्षवर्धन जी कि इस पे दोनों लोगों का रिएक्शन लेते हैं। सपा के प्रवक्ता भी हैं, फराज किदवई साहब भी हैं और अतीकुर रहमान साहब भी हैं। अतीकुर रहमान साहब थोड़ा संक्षिप्त में बोलेगा तो फिर हम उनके फराज साहब के पास भी जाएंगे, चूंकि वो भी काफी तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं। जी, बहुत शॉर्ट है लक्ष्मण जी। हर्षवर्धन जी ने जो बात कही वो बात किदवई साहब ने भी एक्सेप्ट की है और मैंने भी कई प्रोग्राम्स में एक्सपेक्ट की है कि भाई वक्फ बोर्ड डीप नेक इनटू करप्शन था। वो चेयरमैन जिसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए जमीनों को हड़पा वो मुसलमान था। वो चीफ मिनिस्टर का यसमैन था। उस वक्त में चीफ मिनिस्टर कौन था? अब तक के आजादी से लेके आज तक के कितने मुसलमान चीफ मिनिस्टर रहे हैं भारत के स्टेट्स के अंदर? मुश्किल से 7 या 10। तो वो सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी कटघरे में खड़ा करिए जिनके यसमैन मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर जमीनों को हड़पा। मैं पूरी तरह से हर्षवर्धन जी के साथ हूं। सबको कटघरे में खड़ा करिए और सबकी छानबीन करिए। फराज किदवई साहब। लक्ष्मण जी, देखिए मैं अभी हर्षवर्धन जी जो हैं वो भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे पत्रकार हैं। इन्होंने अभी जो तमिलनाडु का एक गांव है उसके बारे में इन्होंने बात की। गालिबन उस जो गांव का नाम है उसका नाम है तिरुचिरापल्ली। शायद हर्षवर्धन जी उसी गांव का आपने जिक्र किया है ना? हर्षवर्धन जी ने इसी गांव का जिक्र किया ना अभी? नहीं, आप बताइए, आप बोलिए तो फिर मैं बताता हूं। जी बताइए। अच्छा, जी। तो क्या है कि 12 अप्रैल 2025 को इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पे लक्ष्मण जी एक स्टोरी छपती है और उस स्टोरी के हिसाब से जो अक्सर, मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अक्सर प्रवक्ता कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव पर उस पर क्लेम कर दिया था। अब यहां पर देखिए दो चीजें, मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी गूगल करिए, इंडियन एक्सप्रेस की साइट खोलिए, मैं डेट बता रहा हूं 12 अप्रैल सन 2025, पेज नंबर 1। उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड ने वहां पर पूरे गांव पर क्लेम नहीं किया था, यह बिल्कुल झूठ है।
और जो जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वो रानी मंगामल जो थी, उन्होंने 18th सेंचुरी में उस जमीन को गिफ्ट किया था। अब उस टाइम वक्फ था कि नहीं था, मैं इसके बारे में नहीं ठीक से जानता हूं, बट ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी एक स्टोरी की थी वो बताता हूं। अब दूसरी बात मेरा आप एक सुन लीजिएगा लक्ष्मण जी, उसके बाद में फिर जो है आप मुझे समय ना दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे झूठ का व्यापार करती है। इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने एक झूठ फैलाया कि कर्नाटका के होड़ावाड़ गांव में वक्फ बोर्ड ने 1500 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश की। इसकी भी मैं आपको डेट बता रहा हूं, 13 नवंबर 2024 द हिंदू, इसकी फुल पेज की एक स्टोरी आई थी। एमबी पाटिल जो कर्नाटका के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं और होड़ावाड़ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया था। और एक नाम मैं ले रहा हूं, तुकाराम धड़ाके, जो कि होड़ावाड़ के ग्राम प्रधान हैं। तेजस्वी सूर्या जी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड ने वहां पर 1500 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया, लेकिन आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि एज पर द हिंदू वहां पर टोटल फार्म लैंड ही 1100 एकड़ है। अब देखिए कि आप किस तरह से ये लोग जो हैं वो झूठ फैलाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं और इस चीज की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो, ताकि यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो वोट हैं उसको साधने की कोशिश करे। दो चीजें। तीसरी चीज मैं आ जाता हूं इस वक्फ बिल पर। देखिए इसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एक एक चीज पर यहां पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि सरकार ने 2014 के बाद से अधिकतम जो बिल पेश किए या जो एक्ट आए उसमें जनता के अधिकारों को सीमित किया और सरकार को मैक्सिमम पावर देने की कोशिश की। आज बहुत सुबह से बात हो रही है कि साहब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जीत गया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज जीत गया, महेश जी बोल रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, सरकार की जीत हो गई। मैं तो मानता हूं कि गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया की हार हुई है लक्ष्मण जी, और मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि जब इस देश की चुनी हुई सरकार लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे बिल पास करती है जिससे कि जनता के अधिकारों को सीमित किया जाता है और सरकार को मैक्सिमम अधिकार दिए जाते हैं, मैक्सिमम पावर दी जाती है, तो वहां पर गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया की जो है वो हार होती है। बहुत सारी चीजें बोली गई, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ज्यादा मुझसे अभी ठीक है जी, मैं एक बात 20 सेकंड में एक बात कह के खत्म कर दूं। हाँ, यहां पर बहुत बात हुई अभी हिंदू मुस्लिम की, और तमाम जो हैं हमारे एक मित्र थे वो हमसे कहने लगे तुमको पता है कि शिया और सुन्नी में क्या अंतर होता है। मैंने कहा यार मैं हिंदू मुस्लिम तो ठीक से मानता नहीं हूं, ऑल्दो आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो मैं शिया सुन्नी पे सुनकर के मैं क्या करूंगा। तो जो हिंदू मुस्लिम की यहां पर बात हुई, यहां से लेकर के सऊदी अरब तक, उसके तमाम विद फैक्ट्स हमारे पास जवाब हैं, बट उस डिबेट को मैं करना नहीं चाहता हूं। जी बताइए। ठीक है। दो चीज़ें आपने इस पे दो लोगों का रिएक्शन इसमें चाहूंगा, एक हर्षवर्धन जी का, एक विजय शर्मा जी का। विजय शर्मा जी पहले आप। देखिए फराज जी ने बड़ी चतुराई से कुछ मुद्दे बताए, मुझे नहीं पता उन फैक्ट के बारे में कहाँ किस तरह से जोड़ रहे हैं। मैं तो वक्फ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सच्चाई इन्होंने भी मानी और जो स्कॉलर बैठे इन्होंने भी मानी कि आकंठ तक डूबा हुआ है वक्फ बोर्ड। क्या उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है क्या? और जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, किस इनका मोटिव क्या था? ये तो कहते थे वो गैर कानूनी है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए जो संशोधन हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो ठीक हुआ है जो कुछ अंतरिम आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी ये समझ में नहीं आता। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका स्वागत किया है, जो भी आया है, और इसमें जो कानूनी रहा होगी वो हम निकालेंगे। विजय शर्मा थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएं, चूंकि ये बातें फिर हम ऐसे करेंगे तो बहुत ही ओपन डिस्कशन हो जाएगा। कि एक एग्जांपल देता हूं कि जब ये बिल पास हो रहा था उस वक्त भी मुझे याद है विपक्षी सांसदों ने काफ़ी मांग की थी कि आप कलेक्टर को कैसे इस बात का अधिकार दे सकते हैं, कलेक्टर खुद ज़मीन का मालिक होता है, खुद ही वो तय करे, तो ये कैसे दे सकते हैं आप इस अधिकार की जो सीमित करते हैं कलेक्टर तक, उसमें आप कुछ एक अपील अथॉरिटी दीजिए, ट्रिब्यूनल दीजिए, कहीं और अपील करने का अधिकार दीजिए। आप लोगों ने नहीं दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दे दिया। जो नंबर ऑफ सदस्य हैं वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को लेकर के, वो
ओपन एंडेड छोड़ दिया था। जो मुद्दा यहाँ पे फराज किदवई साहब ने उठाया वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नंबर संख्या तय कर दी, फिर भी आप कहते हैं कि हमारी जीत हुई। तो ये सब चीज़ें जो तकनीकी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ता है, इस बात के प्रावधान बिल में ही क्यों नहीं कर दिए जाते हैं ताकि बाद में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में ना जाए। लक्ष्मण जी, इसमें मैं स्पेसिफिक जवाब ही दूंगा आपको। हाँ, स्पेसिफिक जवाब चाहिए। हाँ जी, जो अंतरिम आदेश दिया है आप 17 अप्रैल 2025 का, जो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी के बयान देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आज जी अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा उनकी। दूसरा मैं बताता हूं, आपने जो बात की है वो धारा 3 खंड R और धारा 3C का उपधारा 2 और 3C का ही उपधारा 3 और 3C का ही उपधारा 4 की बातें की है आपने। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है जो मेरी समझ में आया है। तो उसमें जो कहा है, एक तो ये है कि जो इसमें राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि आप कानून बना लीजिए, वो मैं पहले ही कह चुका हूं भाई। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है। तो उसके लिए अभी जितने भी राज्य हैं वो अपना कानून बना लेंगे। तो इसमें कहा गया है कि ये नहीं हो सकता। एक दूसरा इस पर आगे मैं आऊंगा। मैं आगे एक मिनट हर्षवर्धन जी, संक्षिप्त में अपनी बात कह लीजिए फराज किदवई साहब पे, चूंकि फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। देखिए, मैं सिर्फ वो उदाहरण बता दूं जिसका जिक्र फराज जी कर रहे थे। तिरुचिरापल्ली जिले का तिरुचेंदुरई गांव है, वहां पर 1500 वर्ष पुराना सुरंदेश्वर मंदिर है। अब वहां पर एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए गया, खेती की 1.2 एकड़ की, और इसकी ढेर सारी मीडिया रिपोर्ट से आप उठा के देखेंगे तो किसी को मिल जाएगी। जब वो वहां गया तब उसे बताया गया रजिस्ट्रार ऑफिस से कि जो वक्फ बोर्ड है उसने 12 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज को चिट्ठी लिख दी है। क्या चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी लिखी है कि ये चूंकि वक्फ की संपत्ति है इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, पहले एनएसी वहां से लेनी होगी। अब आप ये मुझे बताइए कि जब वहां कोई रिहाइश ही नहीं थी, 1927-28 के पहले वहां मुसलमान थे ही नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश में ऐसे ढेर सारे विवाद हैं। जब आप कहते हैं कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन ये कानून नहीं है ना भाई। 1995 का जो कानून कहता था और 2013 का जो कहता था, दोनों में चेंज क्यों कर दिया गया? 1995 के बाद 2013 के बीच संपत्ति का रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर दिया गया? और ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन दूसरी जगहों पर ढील देने की बात हो गई। वक्फ